मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी और आज है इंडियन पॉलिटी की 7th क्लास, जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास कर रहे हैं। और भारत के संवैधानिक विकास की 3 क्लास हो चुके हैं 1909 के मार्लियामेंटो अधिनियम तक। आज हम 4th क्लास करेंगे, जिसमें हम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1935 की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो ये जानने के लिए भी क्लास को अंत तक देखें। तो लास्ट में हम बताएंगे कि क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। 1919 के अधिनियम से पहले हम वहाँ का बैकग्राउंड देखेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा था। तो पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18। इसी के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन चला था। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई थी, उनके नेतृत्व में चला था। और होम रूल आंदोलन की मांग क्या थी? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य। अब हम इससे 5 मिनट बाद ही देखेंगे कि अधिराज्य, संप्रभु राज्य और उपनिवेश क्या क्या होते हैं। और लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। और कांग्रेस का गरम और नरम दल, जिनका जो अलग 1907 के सूरत अधिवेशन में हुए थे, उनका विलय भी इसी अधिवेशन में हो गया था। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, और इसे ही अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त घोषणा का संबंध किस वर्ष से है? 1917 से। और किसने की थी? मॉन्टेग्यू ने की थी, जो समय भारत सचिव था। अब हम देख लेते हैं उपनिवेश क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि 2 कंट्री है, एक है एक्स और एक है वाई। एक है शक्तिशाली देश और एक है कमजोर देश। यानी कि उस समय शक्तिशाली देश था ब्रिटेन और कमजोर देश था भारत। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि एक्स शक्तिशाली देश है और वाई कमजोर देश है। जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले, जैसे उसके रक्षा, विदेश, सैन्य, संचार, आंतरिक प्रशासन आदि शक्तिशाली देश के अंतर्गत आ जाए, अपने अधीन कर ले, तो उसको कहा जाएगा उपनिवेश। और इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी अन्य देश का जब शोषण किया जाता है, तो किसी अन्य देश के द्वारा, तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी तब ही दी थी। और इनकी एक फेमस पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पुस्तक भी हमको ध्यान रखनी है। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी, ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। दूसरा होता है संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट, यानी कि रक्षा और विदेश मामले एक्स कंट्री के हाथ में हो, यानी कि जो बाह्य मामले हैं, जो बाहरी मामले हैं, वो शक्तिशाली देश के हाथ में हो और आंतरिक प्रशासन कमजोर देश के हाथ में हो। और अधिराज्य होता है डोमिनियन। देश के सभी मामलों पर वाई देश का नियंत्रण हो, लेकिन एक्स का सम्राट वाई का सम्राट भी होगा। यानी कि शासन तो शक्तिशाली देश के नाम पर चलेगा, लेकिन सभी मामलों पर नियंत्रण कमजोर देश का ही होगा। तो ऐसी मांग कर रहे थे भारतीय कैसी मांग कर रहे थे? अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत को हम कह रहे हैं कि आज़ाद हो गया था, तो भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि डोमिनियन राज्य बन गया था। और पंडित नेहरू ने उस समय, जवाहरलाल नेहरू ने जो शपथ ली थी, वो ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी। उस समय भारत का संविधान नहीं था, तो भारतीय संविधान की शपथ नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी। और 15 अगस्त से 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन राज्य रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन राज्य बन गया था, यानी कि भारत के सभी मामलों पर नियंत्रण भारत का ही था, लेकिन राजा के नाम पर ही शासन चलता था। और 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया, तब भारत गणतंत्र राज्य बन गया। और गणतंत्र का मतलब होता है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्र। और पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्रता मिल गई थी, उसको कहते हैं संप्रभु राज्य। और भारत संप्रभु राज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जा सकता है और ये लागू 1921 में हुआ था, लेकिन 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड इसमें वायसराय थे। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी, ऐसी इसमें व्यवस्था की गई। और जैसे वर्तमान में है लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, उसी प्रकार इसमें भी 2 सदनों की मांग की गई, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इसमें 68 सदस्य होंगे, जिसमें से 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित होंगे। और जो निम्न सदन था, इसका नाम था केंद्रीय विधानसभा, जिसमें 145 सदस्य थे और 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित होंगे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अगर हम वर्तमान में जो राज्यसभा और लोकसभा है, इनका कार्यकाल को देखें, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये एक स्थायी सदन होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता। और लोकसभा का कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन इनको अविश्वास प्रस्ताव पास करके पहले भी हटाया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। तो राज्यसभा है स्थायी सदन। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। उस समय 8 प्रांत थे और 1919 के अधिनियम के तहत ही 8 प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। और द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, 1764 में, अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इन तीनों की सेनाएं अंग्रेजों के साथ लड़ी थी और इसमें क्लाइव जीत गया था। और इसके बाद हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो राजस्व संबंधी कार्य देखेगी और नवाब लोक कल्याणकारी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि कार्यों को देखेगा। तो यहीं पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और पहली बार बंगाल में ही द्वैध शासन लागू हुआ था। और 1919 के अधिनियम में 8 प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। और ये 8 प्रांत कौन कौन से थे, तो ये थे असम, बंगाल, बिहार एवं ओडिशा। इनको 1912 में बंगाल से अलग किया गया था, लेकिन बिहार और ओडिशा दोनों को अलग 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। मध्य प्रांत इस समय सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। बॉम्बे, मद्रास और पंजाब, तो इन 8 राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। और इसमें कुछ विषय भी थे, जैसे प्रांतीय विषय और हस्तांतरित विषय। प्रांतीय विषय वे विषय थे जो प्रांतीय विषयों में आरक्षित विषय वे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे सिंचाई, बिजली, गैस, वित्त, पुलिस और न्याय। ये इन सब पर वायसराय और कार्यकारिणी द्वारा विधि निर्माण कार्य किया जाता था। कार्यकारिणी में 6 सदस्य होते थे और जो व्यवस्थापिका के प्रति ये कार्यकारिणी उत्तरदायी नहीं होती थी। और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वशासन इत्यादि थे। और वायसराय और भारत मंत्री इनको बनाते थे और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनस कार्टियस को। और इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है डायआर्की। इसमें उन्होंने द्वैध शासन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं वर्तमान में। और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार इसी में किया गया। इसमें सिख, ईसाई, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन, जो 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट में मुस्लिमों को अधिकार दिया गया था पृथक निर्वाचक मंडल का, यहाँ पर उसका विस्तार किया गया। और सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन इनको भी निर्वाचक मंडल दे दिया गया। और पहली बार महिलाओं को मताधिकार की बात यहीं पर की गई, और लेकिन सीमित मताधिकार दिया गया। सीमित का मतलब है जिनके पास संपत्ति ज़्यादा हो और जो टैक्स देते हों उनको ही मताधिकार दिया गया। विश्व में महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला सबसे पहला देश कौन था, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश था, न्यूजीलैंड, जिसने 1893 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। और भारत में 1919 के अधिनियम में
दिया गया था, लेकिन 1921 में ये दिया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? इसी अधिनियम में किया गया था, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके लिए 3 रिपोर्ट आई थी। इलिंगटन रिपोर्ट आयोग, इसने 1917 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उच्च सरकारी पदों पर 25% भारतीय होने चाहिए, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया। फिर आई मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917, इसमें 1/3 भारतीय होने चाहिए, इसको भी अस्वीकार कर दिया। और 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि भारत का प्रशासन चलाने के लिए 40% भारतीय, 40% ब्रिटिश और 20% प्रांतों से पदोन्नत आए हुए ऑफिसर होने चाहिए, और इसको मान लिया गया था। और ली आयोग की सिफारिश पर ही 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो गया था, और इसको एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन संघीय लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम बनाया गया। और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम 1950 में हुआ था, जब संविधान लागू हो गया था। और इसके पहले अध्यक्ष का नाम था सर रोस बार्कर, और स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष थे HK कृपलानी। और पहली महिला अध्यक्ष जो वर्तमान में भी हैं, इनका नाम है प्रीति सूदन। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। भारत परिषद का वेतन अब ब्रिटेन से दिया जाना तय किया गया। 1919 के अधिनियम में तय किया गया कि जो भारत परिषद का वेतन है ब्रिटेन से दिया जाएगा, और इसकी सदस्य संख्या 8 से 12 कर दी, यानी कि घटा दी। और भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर कौन होता था? जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाता था, जैसे वर्तमान में 54 राष्ट्रमंडल देश हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन है? जो कभी ना कभी इंग्लैंड का गुलाम रहा हो, उन सभी देशों के समूह को राष्ट्रमंडल देशों का समूह कहा जाता है। और जो भारत में IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा है। अगर भारतीय विदेश सेवा का कोई अधिकारी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाता है तो उसको कहा जाएगा हाई कमिश्नर। लेकिन अगर कॉमनवेल्थ कंट्री से दूसरे देश में जाता है तो उसको एम्बेसडर या राजदूत कहा जाएगा। तो कॉमनवेल्थ कंट्री में राजदूत को हाई कमिश्नर के नाम से जानते हैं। जो IFS जाता है, जो UPSC एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें 3 प्रकार की सेवाएं, IAS, IPS और IFS। जो IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो यहाँ पर जो बाहर जाएगा किसी अन्य देश में तो उसको कहा जाएगा राजदूत, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाएगा तो उसको कहेंगे हाई कमिश्नर। तो यहाँ पर हाई कमिश्नर, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात कही गई, जिसका उद्देश्य था 1919 के मोंटेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम की जांच करना। इसका गठन 1927 में ही किया गया, और इसका नाम था साइमन कमीशन। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। जब ये भारत में आए तो भारतीयों द्वारा इसका विरोध भी किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और 7 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसका विरोध करते हुए हो गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट 1928 में पेश की, और गोलमेज सम्मेलन में रिपोर्ट भेज दी। और गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 18 नवंबर 1932। और इसमें से दूसरे में कांग्रेस शामिल हुई थी, और कांग्रेस शामिल हुई थी गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के तहत यहाँ पर शामिल हुई थी, और गांधी जी यहाँ पर गए थे। और इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, और यहीं पर सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई थी। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, RM जैकर और तेज प्रताप सप्रू। तो इन तीनों ने, और इसके अलावा और भी थे, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जो SP थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें थे स्कॉट, और ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये थे सैंडर्स। तो स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया था, और इस लाठीचार्ज में 7 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इसका बदला लेने की उन्होंने ठान ली थी, जो भगत सिंह थे और कुछ अन्य क्रांतिकारी नेता थे। तो 7 सितंबर 1928 को, एक ही महीने के बाद, सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। और इस समय ही एक रिपोर्ट भी आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जो 15 अगस्त 1928 को आई थी, और जिन्ना ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसे कहा जाता है 14 सूत्री कार्यक्रम।
और साइमन रिपोर्ट 1928 में। और इन तीनों रिपोर्टों पर कोलमे सम्मेलनों में चर्चा की गई थी। और 1933 में वाइट पेपर जारी किया गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, और इस वाइट पेपर को ही 1935 के अधिनियम के आधारशिला माना जाता है। तो इस वाइट पेपर के बाद ही 1935 का अधिनियम आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कुल धाराओं की संख्या थी 321 और इसमें अनुसूचियों की संख्या थी 10। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संविधान का अधिकतर भाग ज्यों का त्यों लिया गया है। तो ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको गुलामी का नया चार्टर कहा। और अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई, जैसे वहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11, कमिश्नरी क्षेत्र थे 6 और देसी रियासत 500 से ज़्यादा थी। इनको तो अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया, और देसी रियासत अगर चाहें तो शामिल हो सकती थी, वरना नहीं। तो इन सब को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया और अखिल भारतीय संघ बनाने की बात यहीं पर असफल हो गई। और यहाँ पर जो 11 प्रांत थे, 8 तो पहले थे और 3 नए प्रांत कौन कौन से थे? तो एक आया था उत्तर पश्चिम प्रांत, एक आया था सिंध, एक आया था उड़ीसा। 1912 में बिहार से अलग हो गया था, और उड़ीसा और बिहार दोनों अलग कब हुए थे? 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गए थे। और यहाँ पर उड़ीसा और बिहार बंगाल से अलग हुए थे 1912 में। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। जो आरक्षित विषय थे यानी कि इम्पोर्टेंट विषय, इन पर जो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी बनाती थी कानून, और हस्तांतरित विषय जो छोटे इम्पोर्टेंट नहीं थे, उन विषयों पर भारत परिषद जो भारत मंत्री थे उनके द्वारा कानून बनाया जाता था। लेकिन ये तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे, और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया। 1919 में तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था, लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता का मतलब है स्वतंत्रता। वायसराय के अधीन अब ये नहीं होंगे और प्रांतों में सरकारों का गठन भी किया जाएगा। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी कलकत्ता अधिवेशन में, तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। और प्रांतों में सरकारों का गठन किया जाएगा। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई। और 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत ही कहा गया था कि प्रांत वायसराय के अधीन नहीं होंगे और प्रांतों में सरकारों का गठन किया जाएगा। तो इस बात को पूरा करने के लिए 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव, जो 1585 सीटों पर हुए थे। इसमें से 482 सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई। कांग्रेस 707 सीटों पर जीती, जिसमें से 5 प्रांतों में बहुमत की सरकार बनाई गई। और 5 सरकार थे ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, उड़ीसा के बने थे VN दास, मद्रास के बने थे C राजगोपालाचारी, उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत के बने थे गोविंद वल्लभ पंत, और मध्य प्रांत CP सेंट्रल प्रोविंस इसके बने थे NV खरे। तो ये 5 जो स्टेट थे जिनमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, और यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री ये बने थे। ये सरकारें 28 माह तक ही चली थी, और 28 माह के बाद सभी ने रिजाइन दे दिया। रिजाइन क्यों दिया? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 में शुरू हो गया था, और उसमें वायसराय थे लिन लिथगो, जो 1936 से 43 तक रहे थे। और लिन लिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत हमारे साथ लड़ेगा, यानी कि ब्रिटेन के साथ भारत है, ऐसी घोषणा कर दी। और 1935 के अधिनियम में कहा था कि राज्य स्वतंत्र होंगे, और इस बारे में राज्यों से कोई बातचीत नहीं हुई। तो जो मंत्री थे उन्होंने गुस्से में आकर त्यागपत्र दे दिया, और 22 दिसंबर 1939 को त्यागपत्र दिया था। और इस्तीफा दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और इसी अधिनियम में शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। प्रांतीय सूची जिसको वर्तमान में राज्य सूची कहते हैं, संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, प्रांतीय सूची प्रांत कानून बनाते हैं, और संवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों ही कानून बनाते हैं। 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय शामिल थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं,
और राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। मूल संविधान में तो संवर्ती में 47 विषय शामिल थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 5 को जोड़ा गया था। और जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते, उनसे अलग जितने भी विषय रह जाते हैं उनको कहते हैं अवशिष्ट विषय, और ये वायसराय को उस समय प्रदान किए गए थे। इसी अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 7 मुख्य न्यायाधीश होते थे। और पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएर को बनाया गया और 1937 में स्थापना की गई, लेकिन एक्ट 1935 था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को किया गया, और बिहार व उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग 1912 में किया गया था। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? 1937 में। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन के शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर बताना आपको कमेंट बॉक्स में, और पहले भारतीय गवर्नर ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और वर्तमान में है, आज है 11 दिसंबर, तो आज से ही आरबीआई के नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा, और इससे पहले होते थे शक्तिकांत दास। तो यहाँ तक हमको रखना है ध्यान। अब आज हमने पढ़े हैं 1919 और 1935 का अधिनियम, और इस अधिनियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे अब हम उनकी चर्चा करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, किस एक्ट में सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया? तो मुस्लिमों के लिए दिया गया था 1909 में, लेकिन इसका विस्तार किया गया था 1919 में। और दलितों के लिए भी कब किया गया था? दलितों के लिए 1935 के अधिनियम में विस्तार किया गया था। लेकिन इन चारों के लिए, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इन के लिए 1919 में, और दलितों के लिए 1935 में, और मुस्लिमों के लिए 1909 में किया गया था। 1919 के अधिनियम के प्रावधान क्या हैं? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया था, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, ये भी यहाँ पर ठीक है। 1919 का अधिनियम में आरक्षित विषय कौन कौन से थे? न्याय, प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई इत्यादि जो महत्वपूर्ण विषय थे वे आरक्षित विषयों में शामिल थे। और 2 विषयों में बांटा गया था, संरक्षित विषय और आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 का अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था, बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था, यहाँ पर किया गया था दलित वर्ग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितनी धाराएं थी? इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या गई थी? 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी जोड़ी गई, इसकी चर्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात यहाँ पर कही गई, लेकिन जो देसी रियासत हैं वो इसमें शामिल नहीं हुई, और इसलिए ये असफल हो गया। केंद्र और इकाइयों के मध्य 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया, और 3 सूचियाँ कौन कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई, तो यहाँ पर वायसराय को ही दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें उत्तरदायी सरकार के गठन की बात कही गई, और सांप्रदायिक और अन्य समूहों के पृथक निर्वाचन का प्रावधान यहाँ पर किया गया। एक संघीय न्यायालय का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया, और 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और प्रांतीय स्वायत्तता हेतु प्रावधान किया गया, और इसलिए 1937 में चुनाव हुए 1585 सीटों पर, जिसमें से 707 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही, और 482 सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे, और 5 स्टेट में कांग्रेस विजयी रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम हो गया था 1935 के अधिनियम के तहत, और इसका नाम हो गया था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, और इसकी स्थापना हुई थी
PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम पर, और रोस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष बने थे और ली कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का नया चार्टर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को, और UPSC नाम 1950 में हो गया था। संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट, इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष मॉरिस ग्वेयर बने थे, पहले न्यायाधीश। भारत का संघीय न्यायालय कहाँ पर है? तो भारत का संघीय न्यायालय है दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 1919 और 1935 के अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखी, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनकी भी चर्चा हमने इस क्लास में की है। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।